मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार से कितना और कैसे फायदा होता है, यह मध्य प्रदेश के मुखिया से बेहतर कौन बता सकता है। तो हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आपका भी मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 साल सबसे लंबा प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पूरा किया है, तो इस 12 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए 12 साल में एक तरह से अगर उनके कार्यकाल की व्याख्या देखें तो इसको एक शब्द जरा अटपटा भले ही लगेगा, लेकिन चमत्कार हुआ है। हमारी अपनी देश की जो कार्य संस्कृति थी वो एकदम बदल करके सामने आई है। जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की शासनकाल में इस देश की आबादी के साथ, देश की पीढ़ी के साथ जो अन्याय किया, क्षमता, योग्यता, हमारी ताकत, जो यहाँ के सोर्सेस थे उनका सही से नियोजन करना, ऐसे सब क्षेत्रों में जो निराशा का माहौल था, आशा, उत्साह, उमंग के साथ मोदी जी ने एक तरह से गजब किया है। और इसीलिए हम एक कोई क्षेत्र भी देखें, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, एनर्जी का हो, माइनिंग का हो, हर सेक्टर में आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी अगर घुस करके आते हैं और हमारे यहाँ से दहशत फैला करके अपने देश में सुरक्षित चले जाते हैं। अब ये तो हमने देखा, हर बार मोदी जी ने अलग अलग प्रकार से देश के दुश्मनों से निपटने का तरीका डेवलप किया है। गरीब आदमी को छत देने का काम किया, स्वच्छता के अभियान को हाथ में लिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से लिमिटेड मेडिकल कॉलेज, तमाशा चल रहा था, एनएमसी के माध्यम से आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी से ज़्यादा अगर हुई है, तो ये मोदी जी की पॉलिसी के कारण से है। ऐसे डिजिटल क्रांति से लगाकर हर सेक्टर में मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, न्यायालय के निर्णय का लागू कराने का मसला हो, न्यायालय को स्वतंत्रता से फैसले देने के आधार पर उनकी फ्रीडम देने वाला मामला, हर सेक्टर में मोदी जी ने चमत्कार किया। आपका भी काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं, आपने कई सरकार बनते बिगड़ते देखी। अगर मैं पूछूं आपसे कि मोदी जी और बाकी प्रधानमंत्री में आप कोई अंतर है, तो आप क्या अंतर देखते हैं? जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक सार्वभौम लोकतांत्रिक राज्य के अंदर मुखिया के पास जो पावर होना चाहिए और मुखिया के वज़न की जो कीमत होना चाहिए, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, तो मैं मान के चलता हूँ ये स्वर्णिम काल है। ये बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन ने भी 6 वर्ष का शासनकाल चलाया और जनता के बीच मोदी जी के पहले 6 साल में उनका अपना शासन करने का तरीका, उनकी जनता में एक्सेप्टेंस अद्भुत थी। लेकिन वो गठबंधन के दलों के साथ सरकार चला करके उनकी जो एक तरह से कई कठिनाइयाँ भी थी, 24 दलों को मिला के सरकार चलाना, लेकिन मोदी जी ने अपने बलबूते पर एक दल की सरकार भी सरकार में ला के दिखाई और एनडीए को भी साथ में रख करके, जो अटल जी के समय का एनडीए घटक दल था, उसको जोड़ते हुए 8 दलों से आज अब कितनी बड़ी संख्या में एनडीए के दलों को लेकर के 23 राज्यों में सरकार चल रही है। बहुत बड़ी बात है। मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे कड़े फैसले जो आपको याद हो? लाइन से कितने सारे हैं, आप बताओ ना। मैं चमत्कार मानता हूँ कि नोटबंदी जैसा निर्णय देश के अंदर हो जाए और जिसके कारण से जो ब्लैक मनी और पाकिस्तान की करेंसी का जो आक्रमण और कितने प्रकार के थे, लेकिन पूरे देश ने एक्सेप्ट किया। मोदी जी से पाक साफ आदमी, सुचिता वाले आदमी, तो उस निर्णय को 500 और 1000 के नोट बंद हो जाना और 2000 के खोलना, बाद में वो बंद करना, ये सब मामूली बात नहीं है। इसके अलावा भी आप देखिए 3 तलाक के कानून का मसला हो, भगवान राम के मंदिर के मसले पर कांग्रेस के शासनकाल में जब देखो तब दंगे होते थे और कोर्ट भी, न्यायालय केवल मसले को लंबित करने के लिए जाना जाता था। मोदी जी के शासनकाल में फैसले भी हो रहे हैं और जनता ने उस फैसलों को लागू होते भी देखा है। भगवान राम के जन्म स्थान का, मंदिर का
भूमि पूजन होते भी देखा और लोकार्पण होते भी देखा। तो ये जो बदलते दौर का भारत, ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। आपने बदलते दौर की भारत की बात की, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने, तो इस पे आपका क्या कहना है और मध्य प्रदेश इसमें कितना साथ देगा? देखिए, ये बहुत सही और समसामयिक फैसला है। पहले अपनी पंचवर्षीय योजना बना करती थी और केवल 5 वर्ष की योजना बनाते बनाते पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर जिस प्रकार से निराशा का माहौल बनता था, मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया और विजन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जब 2047 में देश आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद देश के अंदर के बड़े टारगेट सामने रखे। मुझे थोड़े दिन पहले अभी नीति आयोग की बैठक में मैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में मैं उपस्थित था। मुझे गर्व है कि अधिकांश कांग्रेस और दूसरे दलों के लोगों ने भी इस आधार पर अपने अपने राज्य की प्राथमिकता तय की और उनने सहज रूप से शामिल होकर के विजन डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पर नीति आयोग के माध्यम से 2047 के विकसित भारत के उस कंसेप्ट की भी तारीफ की और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने अचीवमेंट किया, क्रमशः सारे मुख्यमंत्रियों ने इस बात को एप्रिसिएशन दिया है और माना कि माननीय मोदी जी ने चमत्कार किया है और हम सबको गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वैश्विक स्तर पे जो भारत की स्थिति आज है, उस पे आप क्या कहेंगे? आप तो देखो ना, आज ही अगर हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति अपने सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं और इसी प्रकार से ट्रंप जब भी बात करेंगे मोदी जी, केवल मोदी जी नहीं बोलेंगे, महान नेता, मेरे प्रिय मित्र। और केवल वो नहीं, चाहे चाइना से हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, हर देश के शासन अध्यक्ष से और 32 देशों से सम्मान पाना ये मामूली बात नहीं। और वो सम्मान भी जिस देश जाते हैं उस देश का सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को मिलता है। ये मोदी जी के शब्दों में उनका सम्मान नहीं, देश का सम्मान है। थोड़े बंगाल चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी को जो जीत मिली है, तो उसे सही मायने में बीजेपी की जीत कहेंगे या ममता दीदी की हार कहेंगे? मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी की जीत मानना चाहिए। मोदी जी के शासनकाल को पूरा देश देख रहा है और बंगाल में कम्युनिस्टों के शासनकाल में जितनी निराशा फैली थी, ममता जी के आने से थोड़ी सी, ममता जी 11 में आई और मोदी जी 14 में आए, तो ऐसा गलतफहमी भी थोड़ी थोड़ी हुई थी कि अब ममता जी आएगी तो बहुत बेहतर करेगी। लेकिन एक के बाद एक उनकी सरकार लगातार जिस तरह से कटमनी, जनता के बीच में अलोकप्रिय निर्णय लेना, उनके भाई भतीजों का जो हस्तक्षेप बड़ा है, इसके कारण से ममता जी ने लगातार बंगाल को निराशा में डाला। तो मोदी जी के माध्यम से बाकी राज्यों ने जो प्रगति की है पूरे देश के अंदर, तो लोगों ने उस मॉडल को देखा। इसलिए नारी, युवा, किसान, गरीब, हर वर्ग में मोदी जी की सरकार के प्रति जो सकारात्मकता थी और उनके प्रति जिस ढंग का माहौल था, उसके कारण से जनता ने मोदी जी का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया। इस चुनाव प्रचार में आप भी कई इलाकों में गए थे, काफ़ी मेहनत की थी, तो वहाँ आपने क्या देखा और क्या ये जीत आपके लिए एक सरप्राइज थी या आपको पहले से? देखो, मैं दुर्गापुर, बांकड़ा, ऐसे कई जगह पे गया और ये बात सही है कि मोदी जी के शासनकाल की विशेषता के अलावा जनता ममता से, उनकी निर्ममता के कारण से मुक्ति चाहती थी। इसलिए हर कोई चाहता था कि कुछ भी हो जाए, मोदी जी को जिताना है और ममता को दिखाना है कि ये तुम्हारे शासन का, कुशासन का अंत करना है। इसलिए हर वर्ग ने खुल करके, हिंदू, मुसलमान, बाकी भी समाज के सारे वर्गों ने मिल करके भाजपा को जिताया। थोड़े राज्यसभा चुनाव की बात कर ले तो ये मीनाक्षी नटराजन मामले में कांग्रेस कहती है कि बड़ा अन्याय हुआ है और संवैधानिक हक छीना गया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अच्छे से जानती है कि वो क्या कह रही है। कांग्रेस झूठ बोलती है और कांग्रेस के तरीके हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी भेजा, वो प्रत्याशी जो पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुका है, कई राज्यों के प्रभारी करके भूमिका रह चुके हैं, उनको इतनी मालूम नहीं कि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में जो एफिडेविट फाइल करेंगे तो हमारे बैक हिस्ट्री पूरी ढंग से भरना चाहिए। उनके वकील, उनके पार्टी के नेता, खुद प्रत्याशी जान करते अधूरा फार्म और जानकारी छिपाएंगे अगर,
तो अब इसके बाद क्या बचेगा? निर्वाचन अधिकारी तो आपको आईना दिखा रहा है। निर्वाचन अधिकारी का ध्यान दिलाया गया कि ये उन्होंने रेप केस की एक केस की जो जानकारी छिपाई है, तो उन्होंने बाकायदा उनको समय दे के कहा कि आप 2 घंटे 3 घंटे में इसके संबंध में अपना पक्ष रखने आओ। 2:30 बजे बात होती है, 5:30 बजे तक 3 घंटे का समय मिलता है। 3 बजे वो खुद आती है, उनके साथ वकील आते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते कि हाँ ये घटना एक प्रकरण तेलंगाना का है। लेकिन जैसा होता है कि कांग्रेस चाहती नहीं थी कि वो रेप केस के कारण से उनके प्रत्याशी के बारे में सही जानकारी नीचे तक आए, तो कांग्रेस और तत्कालीन समय के जितने भी नेता थे सब ने मिलकर के उस चीज़ को चलाने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निर्वाचन अधिकारी का और इलेक्शन कमीशन का, जिनने इस बात को गंभीरता से लिया है कि कोई भी फार्म अपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर अधूरी जानकारी दोगे तो निश्चित रूप से उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और उसके बाद में भी आप देखो, जब आपका फॉर्म निरस्त हो गया, सबको मालूम है, तो अब इलेक्शन कमीशन में नाटक करने जा रहा हूँ। अब इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार तो हर दिन तो इसके लिए नहीं बैठेगा। आप हाईकोर्ट में आते, फिर आप उससे आगे बढ़ के राष्ट्रपति के यहाँ जा रहे हैं, ये भी नाटक कर रहे हो। फिर आप कहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये सब आप जान करके केवल जनता को भ्रमित कर रहे हो। इसको सरल भाषा में कहें तो कांग्रेस, वर्तमान का कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के लोग न चुनाव आयोग को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न संवैधानिक पदों पे बैठे हुए महत्वपूर्ण महामहिम जैसे पदों के लिए गरिमा की बात करते हैं। ये शुद्ध अपने स्वार्थ में एक तरह से सारे लोकतंत्र के ताने बाने को तोड़ने पे तुले हुए हैं। और यही राहुल गांधी जी के मुंह से मिलता है, सुन देते हैं, दिखाई देता है। देश के अंदर भी और देश के बाहर भी उनके आचरण से लगातार निराशा होती है। चुनाव के पहले ही आपने कह दिया था कि तीसरी सीट भी हमारे पास आएगी, और नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ? देखिए, हम चुनाव में अगर जा रहे हैं तो चुनाव में कोई भी आदमी क्या बोलेगा? मैं हारने के लिए जा रहा हूँ? तो बोलेगा मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ। और हम गर्व है कि अब हम चुनाव में गए थे। यह अलग बात है कि चुनाव में जाने के पहले ही कांग्रेस ने अपने खुद को एक तरह से चालाकी पूर्वक चुनाव में उनकी और पोल खुलती, उनके वोट बड़े पैमाने पर टूटते। आप अंदाज लगा लो कि हम तो 3 सीट पर लड़ रहे थे, हमारे पास तीनों सीट के जितने प्रत्याशी के वोट थे उतने पूरे नहीं थे, लेकिन हमारे एक विधायक को हम बाहर नहीं भेज रहे। इनके पास 64 वोट थे, 58 में इनको 1 सीट मिलती, इनने एक ही फॉर्म भरा। उसके वो 64 लोगों को भी इकट्ठा नहीं रख रहे थे, प्लेन लेकर आए हुए थे और प्लेन से उनको पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते। अब 64 में से 25 भी उनके प्लेन में बैठने को तैयार नहीं, तो हार तो दिख ही रही थी। तो कांग्रेस जान करते आसन्न हार से बचने के लिए ऐसा सगुफा नाटकबाजी कर रही थी, जनता सब जानती है। अभी हाल ही के दिनों में भोजशाला पे हाईकोर्ट ने फैसला दिया, आप भी गए भोजशाला, माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना की, आपने कई घोषणा की, तो आप बताइए कि आपकी सरकार का प्लान क्या है भोजशाला को लेके? देखिए, हमारे लिए ये जो वर्तमान का समय विरासत से विकास की ओर ले जाने का यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे हम अपने आर्कियोलॉजी की दृष्टि से राजा भोज के उस गौरवशाली स्वर्णिम काल को पुनर्जीवित होते देखेंगे। धार्मिक दृष्टि से माँ सरस्वती लोक के आधार पर पर्यटन की बड़ी संभावना है। और टूरिज्म को लेकर के धार अपने आप में मांडव और कई प्रकार के ऐतिहासिक इमारतों कारण से हेरिटेज में बहुत आगे है। हम समूचे धार और धार के आसपास के विकास पे फोकस कर रहे हैं। और ये जो फैसला हुआ है, ये 750 साल बाद हिंदुओं को भोजशाला में अपनी माँ सरस्वती को स्मरण करने का मौका मिला है। तो ये एक वाकई बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। ऐसे संघर्ष को चिरस्थायी बना करके, और मुझे इस बात का संतोष है कि इधर न्यायालय ने फैसला दिया और दूसरे दिन से सहजता से वो फैसला समाज ने माना है। ये माननीय मोदी जी के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में राम मंदिर का फैसला अच्छे से लागू होता है, पूरा देश एक्सेप्ट करता है। ये 750 साल बाद भोजशाला का फैसला होता है, पूरा देश मानता है। मुझे गर्व है कि हम इस तरह की व्यवस्था में वर्तमान के समय में शासन के संचालन का ये गौरव हासिल कर रहे हैं।
तो हम ये माने कि जैसे महाकाल लोक है वैसे एक हाँ बिल्कुल, और अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा। जी। आपकी सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं, तो ऐसे कौन काम है, कोई काम आप बताइए जो आपने सोचा था कि इसको करना है और आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने इसको कर लिया है। देखिए, ऐसे कई सारे फैसले मैं बता सकता हूँ, और ये फैसले वापस फिर उस तरफ जाएंगे जिससे कांग्रेस को कठिनाई होगी। आप बताइए, कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवादी आंदोलन मूवमेंट चालू हुआ, कांग्रेस के एक मंत्री की हत्या बालाघाट में हुई, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कई सारे आदिवासी, गरीब, वनवासी, किसान, व्यापारी, ठेकेदार, अधिकारी, पुलिसकर्मी, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कई लोग मारे गए। कोई का अंग भंग हुआ, किसी को क्या हुआ, लेकिन ये अपने वोट के लालच में नक्सलवादी मूवमेंट को बढ़ाते रहे। बढ़ के दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, अभी अभी जब हमारी सरकार ने दुर्दांत नक्सलवादियों को मार के गिराया, उसके पक्ष में भी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए उनके पक्ष में बात कही। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने 2.5 साल में लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति, माननीय गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह जी का कुशल मार्गदर्शन, जिसने हमको मार्गदर्शन दिया और आज पूरे देश से लाल सलाम आखिरी सलाम पर पहुंचा है। आपने कई इन्वेस्टर समिट आयोजित किए, देश में, विदेश में, रीजनल भी किए, इंटरनेशनल भी किए। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि जो इन्वेस्टर एमओयू साइन करता है कागज़ों पे, वो ज़मीनी हकीकत बने? देखिए, ये अपनी नीति और नीयत के साथ कार्य पद्धति पे भी डिपेंड करता है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता के लिए 20 से ज़्यादा नीतियाँ बनाई है। तो जो व्यापार व्यवसाय नीतिगत रूप से सरलता से समझ में आता है, इसके साथ देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, अपने राज्य में भी हर जगह इन्वेस्टमेंट करने वालों के साथ खुलकर के चर्चा की, उनकी समस्या का समाधान किया। देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर की विशेषताओं को लेकर के सामने गए। हमारे यहाँ बिजली, पानी, लैंड बैंक, सरल तरह से काम करने की जो अनुकूलता होना चाहिए, कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपराधिक घटना नहीं होती, क्रिमिनल और इस तरह के वातावरण नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हर एक कोई उद्योगपति ये जो निवेश के लायक अनुकूलता जितनी देख रहा है वो सारी मिलती है। और भाग्य से हम देश के मध्य में हैं, तो ऐसे में हमारे यहाँ जो भी उत्पाद बनेगा वो देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बहुत सरलता से पहुँचा जा सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश के अंदर निवेशकों का रुझान बढ़ा, और जीआईएस के बाद तो 30% से ज़्यादा एमओयू धरातल पे उतर गए। 10 लाख करोड़ के निवेश आए हमारे यहाँ पर, और जिनको हम अब हकीकत में उतार रहे हैं। 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गेहूं खरीद में एमपी देश में नंबर 1 हुआ। हालांकि विपक्ष आरोप भी लगाते रहा है, लेकिन इस अचीवमेंट को आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, और किसानों के लिए आप और क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, किसान कल्याण वर्ष के पहले हमने गत वर्ष 2025 को उद्योग निवेश वर्ष मनाया था, जिसके आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर निवेशक के लिए केवल 1-2 जिले पहले इंदौर और आसपास में ही निवेश होता था। अब पूरे प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाया। इसके बाद ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया। 16 विभागों को मिला करके उनके अंदर दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, माइनिंग, सभी प्रकार से किसान के लिए जो हितकारी हो सकते हैं, एनर्जी, सहकारिता, सारे विभागों को मिलाकर के समग्र रूप से किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से किसानों को उनके हित में फैसले लेने के लिए कई प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ, जैसा भी आपने खुद ने कहा है कि हमारे यहाँ आज किसानों के लिए निर्बाध गति से 10 घंटे की बिजली हम देते हैं। बिजली के साथ में किसानों को बगैर ब्याज का पैसा देना, एमएसपी पे सरलता से उनकी फसल बिके, इसके प्रबंधन हमने किए। मुझे गर्व, लगातार 3रा साल हुआ है हमने एमएसपी से नीचे किसानों की फसल न बिके और उनको एमएसपी का लाभ मिले, बल्कि एमएसपी के ऊपर भी जो हमारी संकल्प पत्र की घोषित नीति है उसके आधार पर बोनस तक हमने दिया। उसी का परिणाम है कि देश के अंदर लगभग 13,42,000 किसानों ने गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से 1,04,00,000 मीट्रिक टन, जो देश में सबसे ज़्यादा है, हमारे राज्य में उपार्जन हुआ है। सोयाबीन का भावांतर का भाव हमने दिया है।
सरसों पे तो भावांतर योजना लागू की, लेकिन भाव उससे तेज चला गया, तो मंडियाँ वापस जिंदा की, मंडी के अंदर के किसानों को सम्मान के साथ फसल के सही दाम मिले इसका प्रबंधन किया, खेतों में बिजली मिले, आने जाने के मार्ग पक्के हो, सिंचाई के रकबा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मैं जब बैठा तो 44 लाख हेक्टर का सिंचाई का रकबा था, अब आज 2.5 साल में हम 65 लाख हेक्टर तक पहुँचे। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, पार्वती काली सिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ लाए। दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा के माध्यम से 1,70,000 करोड़ का 2 प्रोजेक्ट, और दोनों प्रोजेक्ट में केवल 10% की मैचिंग ग्रांट है, जिसके माध्यम से पूरा बुंदेलखंड का नक्शा बदलेगा। बुंदेलखंड में क्षमता, योग्यता, अनुकूलता, लेकिन पानी की कमी के कारण से पलायन होता है, गरीबी है, गांव शहर सब दूर हालात, लेकिन पानी के कारण से पीने का पानी, उद्योग में पानी, खेतों पे पानी, ये जो लगातार हमारे सकारात्मक प्रयास हुए उसके कारण से बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में आ रहा है। 2028 में सिंहस्थ है, तो जाहिर है कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी इसको भव्य तरीके से कराना। उसकी क्या तैयारी हुई, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सिंहस्थ ये दुनिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में 2028 में जब आने वाला है, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर साधु, सन्यासी, श्रद्धालु, धार्मिक पर्यटन की बड़ी एकदम से बड़ा आयोजन होगा। तो केवल वो उज्जैन का नहीं है, हमारे प्रदेश का गौरव है, और देश के लिए भी बड़े सम्मान की बात जब विश्व के लोग आएंगे। ऐसे में उस नगर के दृष्टि से, मध्य प्रदेश की दृष्टि से जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, तो पूरा हमारा प्रबंधन है। पश्चिम मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिलों में हम ये प्रबंधन कर रहे हैं, अकेला उज्जैन नहीं, पूरा उज्जैन संभाग, पूरा इंदौर संभाग, और भोपाल से लगा करके राज्यों के अंतर्राज्यीय संबंधों के आधार पर अंतर्राज्यीय मार्गों को हम चौड़ा करते हुए प्रॉपर व्यवस्था बना रहे हैं, जो थल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, जिससे भी रेल मार्ग, हर एक प्रकार की कनेक्टिविटी से सब प्रकार के प्रबंधन, ताकि आयोजन में आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो, आयोजन के स्थल पर भी उसके मन में इस सब बातों के लंबे समय तक वहाँ के प्रबंधन की अच्छी छाप बने, और बाद में भी ये स्थायी प्रकृति के काम से हमारे राज्य की साख बने, इस पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के कर ले, तो ये कब तक लागू हो पाएगा? ये वर्षाकालीन सत्र के पहले लागू हो जाएगा। हमारी तैयारी पूरी हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई है। 55 जिलों में से लगभग वो 45 जिलों में तक अपनी कमेटी ने काम कर दिया है। नीचे के लेवल पे भी कलेक्टरों के माध्यम से, जिला पंचायत की रचना के आधार पर, स्थानीय निकाय के आधार पर हम पूरे प्रदेश के अंदर चाहते तो कानून सीधे लगा देते, लेकिन हमने जनता का विश्वास जीतने के लिए कॉमन सिविल कोड की जो अच्छी बातें हैं, एक समान नागरिक संहिता की, वो नीचे तक जनता के सुझाव लाने के लिए हम उतर रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस महीने के आखिरी तक ये हमारा ड्राफ्ट तैयार होगा और अगले महीने इस पे हम कानून बना देंगे। आपने किसानों की बात की, अब बात करते हैं युवाओं पे। तो युवाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो? अगर जैसे मैंने कहा कि हमने अपनी सरकार के 5 साल के टेन्योर को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा है, किसान, महिला, युवा, गरीब। तो जब हमने एक तरफ इंडस्ट्रियों का काम किया, तो एक तरह से गरीब वर्ग के जीवन में या रोजगार की बड़े अवसर उपलब्ध करा। ये किसान वर्ष है। अगला वर्ष 2027 हम युवा वर्ष मनाने वाले हैं, और युवाओं के लिए मध्य प्रदेश, केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगे, हमारी सरकार के काम करने के तरीके के कारण आज बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ये हमारे लिए सुकून की बात है। मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के शासन में बने थे, 6 तो हमने 2 साल में खोल दिए, 3 इस साल खोल देंगे। मेडिकल कॉलेज के अलावा 8 हमने आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अपने यहाँ पीएम एक्सीलेंस 55 कॉलेज पूरे प्रदेश में खोले गए। रोजगार के लिए एमएसएमई से लगाकर हर एक सेक्टर में हमने इतनी तेज़ी से काम किया है कि आज सबसे ज़्यादा उद्योग की विकास दर कहीं है तो मध्य प्रदेश की है।
ऐसे सारे कामों के बलबूते पर युवाओं का भरोसा बना। आज पलायन रुका है और बाहर के लोग आकर मध्य प्रदेश में रोजगार ले रहे हैं। आपने उद्योगों की बात की, कृषि किसानों की बात की, युवाओं की बात की। मैं आपसे पूछूं कि आपकी सरकार के कामकाज पे क्या भाजपा 2028 के लिए तैयार है, चुनाव के लिए? क्यों नहीं है? आप देखो ना, हमारी सरकार बनने के बाद के पहला चुनाव आया लोकसभा का, और लोकसभा में हमने 29 की 29 लोकसभा सीट जीत के दी है। मेरा सवाल ये भी था कि क्या ये रिपीट करेंगे? मैंने आपको, अब इसके बाद हमारे पास टारगेट ही नहीं बचा है कि इसको हम ब्रेक कर पाए। जितनी लोकसभा की सीटें वो सब हम ले आए, हम सब जीत रहे हैं। राज्यसभा की 3 सीट थी, तीनों हम जीत गए। ये हमारे अपने काम करने का तरीका है। आप बताइए कौन सा है? आप एयरपोर्ट की बात कर लें, एयरपोर्ट में हमारे पास जब मैं आया तो 6 एयरपोर्ट थे, आज की स्थिति में 9 होगा, 10वां मंजूर हो गया। बिजली में हमारा लगातार पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं खरीदी जा रही तो मध्य प्रदेश से जा रही है। मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ऐसे कई इस प्रकार के कामों को करते हुए हम राज्य के अंदर, लेकिन ये बात सही है कि सरकार के आधार पर 2.5 साल में हमने काफ़ी काम किए, लेकिन आने वाले समय की दृष्टि से भी और बड़े कई सारे लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। तो कुछ लक्ष्य अगर आप साझा करना चाहें? जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ सिंचाई का रकबा कांग्रेस के 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। हम जब आए तो 44 लाख हेक्टेयर था, आज 65 लाख है। हम इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। ये हमारे लिए बड़े टारगेट हैं। इसी प्रकार से गेहूं का, फसलों का उत्पादन, उसका दाम, औद्योगिकरण, मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले तक मेडिकल कॉलेज ले जाने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे आज ड्रॉप आउट स्कूल शिक्षा का जब हम आए थे तो हमको चैलेंज था, आज 0 ड्रॉप आउट कर दिया हमने। सांदीपनि विद्यालय अद्भुत बने, पूरे देश में सबसे अच्छे अगर कई विद्यालय बने हैं तो हमारे अपने सरकारी विद्यालय, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर प्राइवेट विद्यालय के बच्चे भी अब हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के समान सामान्य शिक्षा में भी बोर्ड का जो खासकर हायर सेकेंडरी बोर्ड का जो रिकॉर्ड बना है, प्राइवेट स्कूलों की तुलना में 10% ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों के बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। हम इसमें और अचीवमेंट चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में इस प्रकार से आने वाले समय में शासन की, सुशासन की मिसाल बने, उत्पादकता बढ़े, राज्य सभी प्रकार की अनुकूलता के साथ आगे बढ़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। आपसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बहुत